नमस्ते। मैं अरुण गोडबोले। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरुण गोडबोले। इनकम टैक्स की जानकारी के बारे में जो अपनी मालिका चल रही है उसका ये 5वां एपिसोड है, लेकिन हम इसको कहेंगे एपिसोड नंबर 4A। जैसे आयकर कानून में बहुत सारे सेक्शंस है, सब सेक्शंस है, वैसे हर 4 वीडियो के बाद में 5वां वीडियो करेंगे। जो पहले 4 वीडियो हुए हैं उसके ऊपर लोगों की जो भी शंकाएं हैं या उनके कोई क्वेरीज है या उनका ओपिनियन है उसके ऊपर हम बात करेंगे 5वें वीडियो में, हर 5वें वीडियो में। तो यह तो इस तरफ से वो 5वां है, लेकिन उसको हम वीडियो नंबर 4A कहेंगे। तो पहले 4 जो एपिसोड हमने किए उसमें तो इनकम टैक्स कानून की हिस्ट्री, उसका इतिहास और उसका स्वरूप जानने की कोशिश की, और बाद में आखिरी 2 उसके एपिसोड जो थे उसमें ब्लैक मनी का कैसा बन जाता है और उसके ऊपर सरकार क्या क्या ब्लैक मनी ना बने इसके लिए क्या प्रोविज़न करती है, और अगर ब्लैक मनी बन जाता ही है तो वो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में सरकार जो जो उपाय योजनाएं करती है उसकी भी हमने जानकारी ले ली। तो ऐसे पहले 4 वीडियो हो गए। तो शुरू में मैंने पूछा था कि आप लोगों की राय पूछी थी क्योंकि ये क्या मराठी में करूँ या हिंदी में करूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हिंदी समझ में आ जाती है तो आप हिंदी में कीजिए। 1-2 लोगों ने ये भी कहा कि मराठी में ही कीजिए, मराठी आपकी तो मातृभाषा है। लेकिन जैसे कि ये विषय सर्वव्यापी है, इनकम टैक्स का हर एक को काम आने वाला है, तो इसलिए हमने हिंदी में करने का तय किया और वो भी आपने उसमें हाँ भर दी। तो हिंदी में हम ये मालिका जारी रखेंगे। दूसरी बात थी, मैंने ये पूछा था कि हर 4 एपिसोड के बाद भी 5वां एपिसोड ये जो भी शंका समाधान के लिए करूँ क्या। तो उसके लिए भी लोगों ने बहुत सारे अपनी पसंदी जता दी, और इसलिए हम ये 5वां एपिसोड जो है वो एपिसोड नंबर 4A कह के, ये जो भी लोगों ने पूछा है पहले 4 एपिसोड के बारे में उसके लिए ये 5वां एपिसोड हम कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 4A कहेंगे इसको। और 5वें एपिसोड से तो आगे हम हेड्स ऑफ इनकम, क्या क्या इनकम के तरीके होते हैं इनकम टैक्स कानून के अंदर, इसकी मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। और ये भी पूछा था मैंने कि क्या आपको सचमुच में जानकारी जानने में इंटरेस्ट है क्या। क्योंकि मैं जो देखता हूँ अभी तक मैंने बहुत सारे 500-600 वीडियो बनाए, अलग अलग सी मालिकाएँ बनाए उनकी, जैसे कि तो उसको जो भी उसका दर्शक लोग थे उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। उस हिसाब से इस मालिका को दर्शकों की संख्या बहुत कम है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। क्योंकि जब आप कुछ जानकारी दें, ये तो कोई इंटरटेनमेंट चैनल है नहीं जिसमें गाना हो, बजाना हो या कोई डॉक्यूमेंट्री हो। ये मालूमात देने का तरीका है। ये मालिका का उद्देश्य ही आपको इनकम टैक्स की स्थूल रूप से जानकारी देना है। इसलिए दर्शकों के महंगा कुछ भी हो उससे मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, और दर्शक ज़्यादा जुड़ भी रहे हैं तो ये हम ऐसे ही जारी रखेंगे। और इनकम टैक्स कानून की जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको समझाने की इस मालिका द्वारा मैं प्रयास करूँगा। तो पिछले जो 4 एपिसोड उसमें एक पहला इनकम टैक्स की हिस्ट्री में मैं बताया था। तो ये जानना भी जरूरी था कि इनकम टैक्स कैसे आया, क्यों लगता है। एक तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट की इनकम टैक्स का कानून बनाती है क्या। तो हाँ, इनकम टैक्स में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है भारत का, उसमें कौन से विषयों पे केंद्र सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, और कौन से विषयों में राज्य सरकार को है, और कौन से विषयों में कोई सब्जेक्ट जो है दोनों के लिस्ट में आते हैं। ऐसे 3 अलग अलग से लिस्ट बनाए गए हैं। तो इनकम के ऊपर टैक्स लगाना ये केंद्र सरकार के अख्तियार में आता है, इसलिए इनकम टैक्स केंद्र सरकार लगाती है। अभी खेती का जो इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है। उसका अधिकार राज्य सरकार को अपने संविधान ने दिया है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में एग्रीकल्चर इनकम के क्या टैक्स लगेगा, खेती की आय से, उस पर कानून बना सकती है। महाराष्ट्र में भी एक कानून बना है इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर करके, लेकिन उसकी ज़्यादा
जो कहते हैं कि उसको ज़्यादा उपयोग में नहीं ला रहे हैं, शायद मेरे को मालूम नहीं आज तक कल में क्या सस्पेंड किया है क्या, लेकिन शुरू शुरू में जो कानून जारी हुआ था तब नकद इनकम जो नेट प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर, वो अगर 36,000 के ऊपर होगा तो उस पर टैक्स लगता था, और टैक्स का रेट भी भरभक्कम था, 40 या 50% टैक्स का रेट था। लेकिन आजकल में तो उसका नाम भी सुनने में नहीं आ रहा है। आखिर में ये तो अधिकार राज्य सरकार का है, राज्य सरकार डिसीजन ले सकती है, कानून बनाए या ना बनाए, कानून जारी रखे या ना रखे। अगर जारी रखे तो कैसे तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करे, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट 80%, 80% भारत की लोक संख्या खेती पे निर्भर है। तो शायद आखिर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को नाराज ना करने के लिए शायद वो कानून पे, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इनकम टैक्स में भी अगर आप इनकम टैक्स पेयर है, आयकर दाता है, और आपको एग्रीकल्चर भी इनकम है, तो एग्रीकल्चर इनकम एवरेज रेट के लिए आपके इनकम में पकड़ा जाता है। ऐसी प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में हुआ है और वो जारी भी है। दूसरी बात थी, वेल, ब्लैक मनी के बारे में लोगों ने पूछा था कि ये लोग जो ब्लैक मनी कमाते हैं तो कहाँ रखते हैं। तो मैंने इस बात को तो जवाब नहीं, उनको ही जाके पूछना चाहिए। लेकिन जो भी अब सामने बात आती है, क्योंकि जब कोई रेड हो जाती है तो जो पता चलता है, तो वो अलग अलग से तरीके, अलग अलग से फंडे अपनाते हैं। कोई कैश में रखते हैं, कोई गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड ऑर्नामेंट्स में रखते हैं, प्लेटिनम में रखने वाले कोई है, कोई डायमंड्स भारी भक्कम के, वो भी खरीद के रख सकते हैं। कोई लोग जो है अपने प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग तो स्विस बैंक में जमा करते हैं, ऐसा भी हमने सुना है। हम तो सीधे साधे लोग हैं, तो हम तो यहाँ के बैंक में जाते हैं। लेकिन स्विस बैंक की खासियत यह है कि द स्विस बैंक्स आर नोन फॉर देयर कॉन्फिडेंशियलिटी। वो किसी को अपने पास किसके पैसे जमा है ये इंफॉर्मेशन नहीं देती। लेकिन हाल ही में, अभी 5-6 साल के पहले, उस पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा था, और उन्होंने हर एक देश को उनके कौन कौन से नागरिकों की जो पूंजी वहाँ जमा है उसका लिस्ट दिया था। आपको ये बात पे जो खबरें आई थी उसमें पता चली हुई कि भारत में भी वो लिस्ट आया था, और वो लिस्ट पब्लिश करने के लिए, आम जनता को खुली करने के लिए बहुत सारा प्रेशर गवर्नमेंट पे, पार्लियामेंट भी डाला गया था। लेकिन अभी तक तो लिस्ट पब्लिश हुई नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने ये जरूर बताया था कि उनके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं और उसकी छानबीन चल रही है, और जैसे भी है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, तो जिनका पैसा स्विस बैंक में उनके ऊपर हो जाएगा। ऐसा और कोई दुनिया में ऐसे भी कोई देश और भी है जहाँ ये कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। तो केमन आइलैंड्स है, और कोई छोटे छोटे देश है, लिechtenstein है, वहाँ इस तरफ का जो भी टैक्स, दुनिया में कौन से भी देश में अगर कोई आदमी कर चोरी करता है, टैक्स बचाता है, या ब्लैक मनी जनरेट करता है, तो वो यहाँ डिपॉजिट करने की सुविधा उन लोगों को उपलब्ध है। रही बात कैश रखने वाली, तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भी ये ब्लैक मनी है वो करेंसी नोट्स के स्वरूप में भी अपने पास रखते हैं। इसीलिए वो बाहर निकालने के लिए वो ब्लैक मनी डिमोनेटाइजेशन का इस्तेमाल किया होता है, यानी निर्चलनीकरण। जैसे अपने भारत में हुआ 2016 में 500 और 1000 के नोट रद्द कर दिए गए, और नया नोट बाद में लाए गए, और पुराने नोट एक्सचेंज करने के लिए कोई मोहलत दी थी, उसके अंदर आपको डिक्लेरेशन करके आप चेंज कर सकते थे। उसमें भी बहुत सारा पैसा सरकार के पास आ गया, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन वो डिमोनेटाइजेशन का बहुत कम इस्तेमाल दुनिया में हुआ है। एक दफ़ा जर्मनी में हुआ था, न्यू मार्क एंड ओल्ड मार्क करके, और उसमें जो सक्सेस रेट है कि जिस हिसाब से ब्लैक मनी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए या पकड़ में, गिरफ्त में आना चाहिए, उतना होता नहीं, ऐसा लोगों का अनुभव है। भारत में भी यह अनुभव यही है। तो ये ब्लैक मनी के बारे में, वो तो ऐसा है ना कि
हमेशा ये लड़ाई जारी रहती है, सरकार की और टैक्स बचाने वाले, टैक्स चोरी करने वालों की, ये चाल ही रहते हैं। मेरे एक मित्र थे, बड़े बहुत सीनियर इनकम टैक्स में, बड़े ऊंचे अहदे पे। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि आप लोग आप यानी जो चोरी करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनकी तो लड़ाई चालू है, ये बैटल चालू है, लेकिन अल्टीमेटली वी विल विन द वॉर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल विन द वॉर। अल्टीमेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विजयी हो जाएगा और ब्लैक मनी के ऊपर वो डंडा आ ही जाएगा। लेकिन ये तो चलने वाली बात है। तो इस पहले चारों एपिसोड में मिला के हमने ये देखा कि इनकम टैक्स की हिस्ट्री क्या है, उसका प्रारूप क्या है, ब्लैक मनी क्यों जनरेट होता है, और ब्लैक मनी के ऊपर सरकार ब्लैक मनी बाहर निकालने लिए क्या क्या उपाय का अवलंब करती है और कहाँ तक वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो लेकिन मुझको एक बात थोड़ी खलती है कि जो भी है, लोग बहुत कम लोग अपनी जो कुछ दिल में क्वेरी है, कुछ शंका है, वो खुले पूछने के लिए सामने नहीं आते। तो अब मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप कोई भी क्वेरी पूछे तो आई विल कीप द नेम, उसका आपका नाम तो मैं नहीं लूँगा, और आप बेफिक्र आपकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। दैट विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, वो मेरे पास ही रहेगी और मैं भी उसका कुछ दुरुपयोग नहीं करूँगा। तो चलो ये और आगे बढ़ाएंगे। अभी हेड्स ऑफ इनकम के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इनकम टैक्स कानून के अंदर आपकी जो आय में कर लगता है, उसके लिए क्या क्या खाने बनाए हुए हैं, उसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। और आप ये सुनते रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल अरुण गोडबोले करके है, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके कमेंट भी भेजते रहिए। आपकी क्वेरीज हो या आपकी ओपिनियन हो इसके बारे में, मालिका के बारे में, तो आप मुझे भेजते रहिए। मेरा टेलीफोन नंबर है 9822016299, और आप मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है arun.godbole009@gmail.com। पूरा स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में कोई नहीं है। तो इस प्रकार से हम आगे रखेंगे, जब मालिका जारी रखेंगे। आप आपके सुझाव, आपकी ओपिनियन समझाते रहिए और कोरोना से मत डरिए। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया। अभी हाल ही में, अभी 2 दिन पहले एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में एक बात गवर्नमेंट ने चेंज किया है, उसमें कि जो भी लोग हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन के ऊपर की जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो सूद आएगा वो टैक्स फ्री नहीं होगा, उसके ऊपर आयकर लगेगा। क्योंकि 2.5 लाख तक के जो कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर जो सूद आता है उसको टैक्स नहीं लगता। तो ये बात जानना जरूरी है। अभी तक तो पब्लिक प्रोविडेंट बारे में नहीं, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट बारे में उसकी मैक्सिमम लिमिट ही 1.5 लाख की है, तो शायद ये वहाँ नहीं आएगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो जो आज ये रुकते हैं। नमस्ते।